Good morning, students. Let us start our chapter 4 in history, Mughal Emperor. This is our introductory part. In this chapter, we will read about Mughals and Mughal Emperor. So, let us start our introduction. Ruling a large territory such as the Indian subcontinent is not an easy task due to its diversity of people and culture. क्योंकि इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर हैं. सो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद इस इतनी बड़ी टेरिटरी के ऊपर रूल करना एक बहुत बड़ी बात है, इजी टास्क नहीं है. नो रूलर till the starting of the 16th century was able to do it for a long period of time. 16th century तक हम यदि बात करें कि कोई भी ऐसा रूलर नहीं हुआ था जिसने ऐसा किया हो. मुगल्स unlike their predecessors created and controlled a large empire quite effectively. अब मुगल्स जो थे उनकी प्रेडिकर्सर्स जो यानी कि उनसे पहले जिन्होंने शासन किया, उन्होंने मुगल्स ने क्या किया, उनसे अच्छा शासन यहाँ पर कंट्रोल करके दिखाया. इतनी बड़ी लार्ज एम्पायर के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्टिव उन्होंने शो किया अपने एम्परर. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. अब 16th सेंचुरी के सेकंड हाफ हम बात करें तो उसमें उन्होंने अपने किंगडम को इतना ज़्यादा बड़ा कर लिया था, उन्होंने दिल्ली से आगरा तक उस एरिया को फैला लिया था. बाय द 17th सेंचुरी दे वर इन कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर सबकॉन्टिनेंट. 17th सेंचुरी तक हम बात करें तो उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट एंटायर सबकॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया था. They imposed structures of administration and ideas of governance on the people that stayed with the people even after their rule ended. उन्होंने इस तरह से अपने स्ट्रक्चर्स को इम्पोज किया. इम्पोज करना होता है बेटा लागू करना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से अपने आइडियाज़ को दिया, गवर्नेंस को, कि आज भी हम उनके बनाए हुए बहुत से रूल्स को फॉलो करते हैं. इवन टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द वंस रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स. कि आज के दिन यदि हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का, वो हमारे नेशन को एड्रेस करता है कहाँ पर, इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट पर दिल्ली में, जो कि एक समय में मुग़ल एम्परर्स का रेजिडेंस हुआ करता था. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड लेट अस नो अबाउट सम मुगल्स. हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? अब मुगल्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स. दो रूलर्स थे हमारे, उन दोनों रूलर्स के ये क्या थे, हमारे वंशज थे. फ्रॉम देयर मदर साइड से वो डिसेंडेंट्स थे गंगेज़ खान के, जो डाइड हुए 1227 में, रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब चाइना एंड सेंट्रल एशिया. And from father's lineage, they were the successor of Timur, who died in 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern day तुर्की. आज के दिन ईरान और इराक का जो मॉडर्न नेम है उसको हम तुर्की के नाम से जानते हैं. However, the Mughals did not like being called Mughals or Mongols. अब दोनों ही तरफ से वो अपने नेम को मतलब जोड़ना पसंद नहीं करते थे. ना तो वो मुगल्स कहलाना पसंद करते थे, ना ही वो मंगोल्स कहलाना पसंद करते थे. इट वॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट गंगेज़ खान वॉज जनरली एसोसिएटेड विद massacre of hundreds of thousands of people.
क्योंकि गंगेज खान जो थे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर थे मासैकर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हज़ारों लोगों को किल किया था। एंड दैट्स वाई दे डोंट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल्स। Another reason was it was linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. क्योंकि उनकी जो मंगोल कॉम्पिटिटर्स हैं उज़्बेक्स, उनके साथ ये नाम जुड़ा हुआ था। दैट्स वाई दे डिसलाइक दैट सरनेम। ऑन द अदर हैंड दे वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री। अब तिमुरिड जो एंसेस्ट्री थी उस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1308। अब फैक्ट क्या था, किस वजह से तैमूर को वो पसंद करते थे अपने एंसेस्टर को? क्योंकि दिल्ली को कैप्चर किया था उन्होंने 1308 में। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनियोलॉजी यूजिंग पिक्चर, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। अब वो सेलिब्रेट करते थे अपनी जेनियोलॉजी को, अपने पास्ट को, इस तरह की पिक्चर्स यूज़ करके अपने रूलर्स को मेड करके, तैमूर और अपने आप को। सो नेक्स्ट, मंगोल मिलिट्री कैंपेन्स। अब हम बात करेंगे मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। कैंपेन्स क्या होते हैं बेटा, आपको पहले भी बताया गया है। कैंपेन्स होते हैं बेटा अटैक, जब कोई भी आर्मी कहीं पर अटैक करने के लिए जाती है तो दीज आर नोन एज कैंपेन्स। Babur, the first Mughal emperor from 1526 to 1530, succeeded to the throne of Fargana. जो बाबर हैं वो फर्स्ट मुग़ल एम्परर माने जाते हैं जिन्होंने शासन किया 1526 से 1530 तक। फरगना के थ्रोन पर उन्होंने सक्सेशन किया। इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years old, 1494 में जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने मतलब थ्रोन पे सक्सेशन किया। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. अब उन्हें फोर्स कर दिया गया एक दूसरी जो उनके एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ने के लिए इन्वेशंस ने मंगोल्स के, उज़्बेक्स के। आफ्टर years of wandering, he seized Kabul in 1504. काफ़ी टाइम तक इधर उधर वंडरिंग होता बेटा, इधर उधर घूमना, उनको सीज कर लिया गया काबुल में उनको पकड़ लिया गया बाबर को 1504 में। एंड इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। 1526 में क्या होता है कि जो इन्होंने फाइट लड़ी बाबर ने और दिल्ली के सुल्तान को डिफीट कर दिया। दिल्ली के सुल्तान उस टाइम पे कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। फर्स्ट बैटल हुई थी ये हमारी पानीपत की, बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है, इसको आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा। देखिए किसकी डिफीट हुई थी? इब्राहिम लोदी की डिफीट हुई थी। और किसने हराया था? बाबर ने हराया था। और कहाँ हुई थी ये बैटल? पानीपत में। तो इस तरह से हम इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं, इस बैटल को, बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है। एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, और उन्होंने अपने अंडर कर लिया था दिल्ली और आगरा को। अब हम बात करेंगे ग्रेट मुग़ल एम्परर्स के बारे में, जो वन बाय वन जिस तरह से स्टार्टिंग से फर्स्ट एम्परर कौन थे, सेकंड एम्परर कौन थे, इस तरह से कॉन्टिन्यूस उनकी लाइनेज को हम रीड करेंगे। अब हम सबसे पहले थे हमारे बाबर। उन्होंने शासन कब से कब तक किया? 1526 टू 1530। 1526 he defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at पानीपत। अब जितने भी इब्राहिम लोदी के साथ उनके अफ़गान सपोर्टर्स थे उनको पानीपत में उन्होंने डिफीट किया बाबर ने। आफ्टर दैट 1527 डिफीटेड राणा सांगा द फेमस राजपूत रूलर एंड हिज एलाइज एट खानवा। अब 1527 में राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ और उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया, जो कि एक राजपूत रूलर थे, और उन्होंने अलाइज होते बेटा संधि करना, खानवा के साथ। 1528 डिफीटेड द राजपूत
at Chanderi, established control over Agra and Delhi before his death. अब उन्होंने अपनी डेथ से पहले ही राजपूत को और चंदेरीज को अपने कंट्रोल में कर लिया, जो एरियाज थे राजपूत के, चंदेरीज के, आगरा और दिल्ली तक. नेक्स्ट, द सेकेंड एम्पर ऑफ आर मुगल एम्पर इज़ हुमायूं. इन्होंने 2 टाइम्स मतलब यहाँ पर रूल किया, 1530 to 1540, and after that he left India and goes outside from India. From 1555 and 1556 he again ruled here. Humayun divided his inheritance according to the will of his father. अब हुमायूं ने क्या किया, उनकी फादर की जो डिमांड थी कि उनकी प्रॉपर्टी को किस तरह से उनके भाइयों में डिवाइड किया जाए, उस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया. हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस. हर ब्रदर को एक एक प्रोविंस दे दिया गया. हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान रिबेल्ड. अब मिर्ज़ा कामरान को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने रिबेल कर दिया, विच वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर्स. अब जो अफ़गान कम्पिटिटर्स के अगेंस्ट जो हुमायूं बैटल कर रहे थे, उस चीज़ को क्योंकि कामरान ने रिबेल कर दिया था, उस चीज़ की वजह से हुमायूं क्या हो गए थे, यहाँ पर कमज़ोर पड़ गए थे. शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा. अब शेर शाह सूरी ने डिफ़ीट कर दिया हुमायूं को चौसा में. चौसा का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा. इस क्वेश्चन पुट किए जाते हैं बेटा चौसा युद्ध पे, कन्नौज युद्ध पे. इसकी डेट पूछी जा सकती है आपसे, और किसके बीच में हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में इन 1539. एंड कन्नौज फाइट बिटवीन 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान. और इस वजह से मैंने कहा था ना बीच में ये 40 के बाद चले गए थे, तो ये ईरान चले गए थे, भाग गए थे. फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, इंडिया छोड़ करके ये भाग गए थे ईरान. एंड शेर शाह हैंस एस्टेब्लिश द सूर डेंसिटी इन इंडिया. अब यहाँ पर मुग़ल डेंसिटी के बीच में ये कुछ पीरियड था जिस ड्यूरिंगशन में उन्होंने शेर शाह सूरी ने अपनी यहाँ पर डेंसिटी बसाई, इस्टेब्लिश की. सो यहाँ पर सूर डेंसिटी इस्टेब्लिश हुई इंडिया के अंदर आफ्टर 1540. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ाविद शाह. अब ईरान में उन्हें अपने अब सपोर्ट चाहिए था किसी ना किसी का, क्योंकि वो अपनी सेना को तो छोड़कर भाग गए थे. तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से, सफ़ाविद शाह से यहाँ पर ईरान में हेल्प ली, और फिर से वापस आए 1555 में. ही रिकैप्चर्ड दिल्ली. कैप्चर्ड किया दिल्ली को वापस, यानी कि अपने कब्ज़े में लिया वापस. बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन द पुराना किला दिल्ली. पुराना किला में दिल्ली में हुमायूं माना जाता है कि वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके एक्सपायर हो गए थे. सो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं करेंगे. देखिए नेक्स्ट, इनके बाद हुमायूं के बाद थर्ड एम्पर कहेंगे हम, जो ये अकबर थे. अकबर का शासन बहुत लंबे टाइम तक चला था, 1556 से 1605. अकबर वॉज 13 years old when he became the emperor. जब अकबर 13 साल के थे तभी वो एम्पर बन गए थे. His reign can be divided into 3 periods. उनके रेन को हम 3 periods में डिवाइड कर सकते हैं, 1556 to 1570, 1570 to 1585, 1585 to 1605. अब उनका एक्सपेंशन के बारे में बात करें. अकबर बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैरम खान. अब अकबर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बैरम खान के अंडर, यानी कि बैरम खान उनके सिपह सलार थे. एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ. डोमेस्टिक स्टाफ दैट मीन्स उनके जितने भी सपोर्टर्स थे वो सभी उनके साथ थे उस टाइम पे. मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज. सूरी ने उनके यहाँ पर शासन कर लिया था ना, उनके फादर को हरा करके, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए. किसके अगेंस्ट? सूरीज के अगेंस्ट.
एंड अदर अफगान्स, और दूसरे भी अफगान जितने भी थे उन सब के अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। अब उन्होंने मालवा गोंडवाना नेबरिंग किंगडम्स में इन्वेशंस किए एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम एंड द उज़्बेक्स। अब उन्होंने रिवोल्ट को प्रेस मतलब दबाने की कोशिश की। उनके भाई का भी जो रिवोल्ट चल रहा था उनके अगेंस्ट मिर्ज़ा हाकिम का, और जितने भी उज़्बेक्स थे उनको दबाने की उन्होंने कोशिश की और जीत भी हासिल की। इन 1568 ही सीज्ड द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तूर एंड इन 1569 रणथंबोर। अब 1568 में उन्होंने सीज़ कर लिया, यानी कि अपने कब्ज़े में ले लिया सिसोदिया कैपिटल को, चित्तौड़ को, एंड 1569 में रणथंबोर उनके कंट्रोल में आ गया। 1570 से लेकर 1585 में उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स किए गुजरात की तरफ, फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। गुजरात की तरफ कैंपेन किए, उसके बाद उन्होंने बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में भी क्या किए, कैंपेन्स किए। These campaigns were interrupted by the revolt in 1579 and 1580s in support of मिर्ज़ा हाकिम। अब इन कैंपेन्स में इंटरप्शन हो गया। इंटरप्शन क्या होता है बेटा कि कैंपेन्स को अचानक से रोकना पड़ा, जितनी भी फाइट्स हो रही थी सबको एकदम से रोकना पड़ा। और ये कब हुआ, 1579 में और 1580 में, क्योंकि मिर्ज़ा हाकिम की वजह से ऐसा हुआ। 1585-1605 एक्सपेंशंस ऑफ अकबर्स एम्पायर कंटिन्यूड। अब 1585 के बाद उन्होंने फिर से वापस अपने एक्सपेंशंस को कंटिन्यू किया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, कैंपेन्स लॉन्च किए गए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। खानदार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफ़ीविद, कश्मीर वॉज एनेक्स्ड। खानदार को सीज़ कर लिया गया सफ़ाविद को एंड की तरफ से। कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले लिया गया। काबुल टू वॉज एनेक्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, काबुल को भी एनेक्स कर लिया गया, अपने कब्ज़े में ले लिया गया मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बाबर, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वॉज अनेक्स्ड। अब कैंपेन्स लॉन्च हुए डक्कन की तरफ, बेरार में, खानदेश में और ऐसे कुछ अहमदनगर के एरियाज़ में, जिनको अपने कब्ज़े में उन्होंने ले लिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। अपने लास्ट टाइम में अकबर अब डिस्ट्रैक्ट हो गए थे अपने जो रिबेलियंस थे उनके खुद के, प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर, और आगे के जो एम्परर थे हमारे वो थे जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में बात करेंगे हम, जो कि जिन्होंने रूल किया कब से कब तक, 1605 से 1627। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, जितने भी कैंपेन्स अकबर के द्वारा स्टार्ट किए गए थे वो सभी इनके शासनकाल में, इनके रूल में कंटिन्यू रहे। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। अब जितने भी सिसोदिया रूलर्स थे मेवाड़ के, उन्होंने क्या किया, अमर सिंह नाम था उनका, सिसोदिया रूलर का, मेवाड़ के जो रूलर्स थे, उन्होंने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया कि उनके अंडर वो वर्क करेंगे। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख एंड द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। अब ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुए थे इनके टाइम पे जितने अकबर के टाइम पे हुए थे। तो सिख की तरफ, अहम सिख मतलब पंजाब साइड में, अहोम्स की तरफ और अहमदनगर की तरफ जो गुजरात में है, यहाँ पर कैंपेन्स फॉलो किए गए, यानी कि आगे बढ़े। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। अब प्रिंस खुर्रम थे, पहले जहांगीर ने उनके अकबर के खिलाफ मतलब रिबेल किया था, अब यहाँ पर प्रिंस खुर्रम हो गए जिन्होंने मतलब अपने फादर के अगेंस्ट यहाँ पर रिबेल किया अपने रेन में। एंड द एफर्ट ऑफ नूरजहां, जहांगीर वाइफ, नूरजहां कौन थी, जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, मार्जिनलाइज किया शाहजहां को अनसक्सेसफुल।
और यहाँ पर शाहजहाँ क्या हो गए थे, अनसक्सेसफुल हो गए थे। नेक्स्ट, शाहजहाँ 1627 to 1658। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू किए गए डेक्कन की में शाहजहाँ के अंडर। द अफगान्स नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। जो अफगान नोबल थे यानी कि शासक थे खान जहान लोदी, वो रिबेल करते हैं और हार जाते हैं। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। अब कैंपेन्स लॉन्च किए जाते हैं अगेंस्ट अहमदनगर के अगेंस्ट। द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ऑर्चार्ज सीज्ड। अब बुंदेल्स जो थे वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, और जितने भी ऑर्चार्ज थे उनको अपने कब्जे में कर लिया जाता है शाहजहाँ के द्वारा। In the northwest, the campaign to seize Balkh from Uzbeks was unsuccessful, and Kandahar was lost to the Safavid। जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जितने भी कैंपेन्स हुए थे बाग से उज़्बेक की तरफ, वो सभी अनसक्सेसफुल है, और जो कांधार में को भी लॉस्ट कर दिया गया था सफ़ाविद के द्वारा उस टाइम पे। In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur force sued for peace। अब 1632 में अहमदनगर को फाइनली अनेक्स कर लिया गया शाहजहाँ के द्वारा, बीजापुर को फोर्स किया गया पीस के लिए। अब कहेंगे कि बीजापुर जो कब्जे में ले लिया गया था कि शांति बनी रहे और आगे जो है फाइट ना हो उसके लिए। In 1657, 1658, there were conflict over succession among Shahjahan's son। अब आपस में ही जो उनके बेटे थे सक्सेशन के लिए झगड़ पड़े शाहजहाँ के बच्चे 1657 में और 1658 में। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस। अब औरंगजेब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ताकतवर थे हम कहें तो वो विक्टोरियस थे। एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुका वॉर किल्ड। और उनके 3 ब्रदर्स जो हैं वो दारा सिको भी जिसमें था वो मारे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंदीदा थे शाहजहाँ के दारा सिको। शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। अब शाहजहाँ को कैद में डाल दिया जाता है अपनी मतलब बाकी की जितनी भी लाइफ बची हुई है आगरा के अंदर, उन्हें कैप्चर कर दिया जाता है। औरंगजेब 1658 to 1707 डिफीटेड द अहोम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने अहोम्स को डिफीट किया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इन 1663, बट दे रिबेल्ड अगेन इन द 1680s में उन्होंने फिर से रिबेल किया। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख वर टेम्परेली सक्सेसफुल। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कैंपेन्स लगाए गए किसके अगेंस्ट, यूसुफजाई के अगेंस्ट, एंड द सिख्स वर टेम्परेली सक्सेसफुल। और सिख जो हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। मुगल इन्वेशंस इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिसीज ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। जितने भी मुगल इंटरवेंशंस थे, इंटरवेंशंस होता है दखल अंदाजी करना सक्सेशन में, सो इंटरनल जो पॉलिसीज़ थी राठौर राजपूत की, मारवाड्स की, वो उनके रिबेलियन की तरफ उनको ले जाती है, यानी कि उनको विद्रोह करने पर मजबूर कर देती है। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चिफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। जितने भी कैंपेन थे मराठास के अगेंस्ट, शिवाजी जो चिफ्टेन थे उनके अगेंस्ट, वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, इनिशियली सक्सेसफुल। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। अब औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी की इंसल्ट कर दी। हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, जो आगरा से भाग जाते हैं।
डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग वो डिक्लेयर कर देते हैं। एंड रिज्यूम हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स, और उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट कैंपेन घोषित कर दिया। प्रिंस अकबर रिबेल अगेंस्ट औरंगजेब, अब जो प्रिंस अकबर थे वो औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेल करते हैं। एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठाज, अब मराठा उनके एनिमी हैं, तो प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेल किया है, तो उन्हें अब दुश्मन से हाथ मिला सकता है, तो अकबर ने मराठाज के साथ हाथ मिला लिया। एंड दक्कन सल्तनत, और दक्कन की साइड जितने भी सुल्तान थे उनसे। ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, औरंगजेब अब सफाविद ईरान की तरफ भाग गए। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत, अब अकबर के रिबेलियन के बाद औरंगजेब ने क्या किया, अपनी आर्मीज को डेक्कन सल्तनत की तरफ सेंड कर दिया, भेज दिया। बीजापुर वाज नेक्स्ट, बीजापुर को अपने कब्जे में ले लिया गया 1658 में, 85 में। एंड गोलकुंडा इन 1687, गोलकुंडा को अपने एनेक्स कर लिया था उन्होंने 1687 में। ये चीज़ें जितनी भी डेट्स हैं बेटा, जितनी भी एरियाज़ हैं, उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठाज हु स्टार्टेड गुरिल्ला वारफेयर, अब 1698 से औरंगजेब ने पर्सनली मैनेज किया अपने कैंपेन को दक्कन के खिलाफ, जहाँ पर मराठास क्या करते थे, जिन्होंने गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दिया था। गोरिल्ला फाइट बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर फाइट रही थी ये भी आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख, जाट एंड सतनामीज़, औरंगजेब ने भी क्या किया, रिबेलियन किया नॉर्थ इंडिया में, किसके अगेंस्ट, सिख के अगेंस्ट, जाट्स के अगेंस्ट, सतनामीज़ के अगेंस्ट। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहम्स एंड इन द डेक्कन ऑफ द मराठास, नॉर्थ ईस्ट में अहम्स और डक्कन्स में मराठास। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाई ए सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन, अब जो उनकी डेथ है हो जाती है और उनके अपने ही बेटों में मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, उसकी वजह से उनकी डेथ होती है। सो यहाँ पर हमारे जो औरंगजेब का शासन फिनिश होता है। और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्रेस लाइक बटन इफ़ यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू।